मैं अंतिम यहाँ पर जो हमारे आज के कह सकते हैं प्रवक्ता के तौर पर सामाजिक उन्नति में सत्ता का योगदान, इस विषय को लेकर डॉक्टर करमवीर सिंह तोमर साहब हमारे बीच में है। इस संस्थान के आप जो है कह सकते हैं कि निर्माता हैं और आप की ही बदौलत ये कार्यक्रम यहाँ पर बहुत सहज भाव से और इतना अच्छे वातावरण में और सुखद तरीके से आगे बढ़ा है और बहुत अच्छी अनुभूतियों के साथ आगे बढ़े। एक बार तालियां बजाकर सर का आप सभी धन्यवाद करेंगे और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं। राष्ट्रीय एकता संघ के स्थापना दिवस, सिंह राजगुरु जैसे शहीदों के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित अब तो मंच नहीं है, लेकिन मंच पर जो लोग अपने वक्तव्य देकर गए हैं, मैं महंत मनीराम दास जी और संस्थापक इस RES राष्ट्रीय एकता परिसंघ के संस्थापक अजय वीर आर्य जी, जिनमें मैं एक विलक्षण प्रतिभा देखता हूँ। वो एक रास्ता दिखाते हैं लेकिन 1000 रास्ते निकलते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने वो कुछ करके दिखाया है। उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उनकी जो ललक है, उनका जो विवेक है, अगर हम सब साथ दे दें तो मंजिल दूर नहीं है। निश्चित रूप से जो उनकी सच्ची निष्ठा और समाज के प्रति, एक सच्चे समाज के प्रति जो उनके दर्द है, उसको, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो वो लगे हुए हैं, उसमें तो सबके साथ की जरूरत है। मैं उनको आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। देवमुनि आर्य जी बैठे हैं, कल से लगे हुए हैं। श्याम सिंह चौहान जी यहाँ कल से लगे हैं। भारतीय वीर दल के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह रिस्तल जी हैं। उत्तम चंद वशिष्ठ जी हैं जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के। ओमपाल कश्यप जी अभी अभी गए हैं। सर्व लोक सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी। उनसे इस कार्यक्रम से पहले मेरी कुछ गुफ्तगू हुई और जो विवेकशील और इस तरह का इंसान होता है, बुद्धि के साथ जिसका विवेक जुड़ जाता है तो बड़ा सीखने को मिलता है। हम कुछ देर बैठे और मुझे लगता है कि वो तो लगता है मेरे वर्षों से पुराने हैं, हम साथी हैं। सचमुच बहुत अच्छा लगा आपके साथ और आपका वक्तव्य प्रेरणा का स्रोत रहा। यहाँ बैठे हैं एडवोकेट भारत भूषण गुर्जर जी जो अभी निकल गए, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और सत्येंद्र एडवोकेट जी जो अभी जिनका वक्तव्य सुना, बड़ी सटीक बात करते हैं। पिन पॉइंट पर वो अटैक करते हैं और होना भी चाहिए, लीपापोती नहीं। मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। हमारे बीच हमारे अग्रज तेजपाल प्रधान जी हैं जो सामाजिक चेतना और जागृति के सशक्त हस्ताक्षर हैं। मुझे गुर्जर महासभा का बागपत का अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ काम करने का बराबर मौका मिल रहा है। जब भी समय मिलता है हम दोनों साथ होते हैं और उनसे
अपने आप में एक संस्था है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ साथ सीखने को मिलता है, उनके साथ स्वराज जी बैठे हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज हमारे प्रधान जी हैं सकलपुरा से, ब्रह्मपाल जी हैं शामली से, शिव कुमार प्रधान जी हैं, हातम सिंह प्रधान जी हैं। मैं चूँकि इस संस्थान का चेयरमैन हूँ तो मेरा एक हक बनता है मैं आप लोगों का स्वागत करूँ। पहले करना चाहिए था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला स्वागत करने का संस्थान की ओर से। तो मैं यहाँ सम्मुख उपस्थित समाज और राष्ट्र के हित चिंतक, हित साधक, सिरमौर सभी जो भी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं बच्चे, मैं उन सब का इस संस्थान की प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा एक हक बनता है कि मैं आपको यहाँ बस 2 शब्द कहूँगा। मैं कुछ शॉर्ट भी करूँगा क्योंकि जो मुझे समय दिया गया है 5 बजे के बाद बांध भी दिया गया है। तो बस स्वागत में महक उठा इस संस्थान का आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसे लगता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। बहुत अच्छा लगा सचमुच आपको पाकर, और एक इस संस्थान को ऊर्जा मिली है, हमें ऊर्जा मिली है। आपका पुनः स्वागत है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी वक्ताओं ने अपना सारगर्भित वक्तव्य दिया है, अपने अनुभवों का साझा किया है और विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है। मुझे एक सुनने से एक छात्र के नाते मेरा ज्ञानवर्धन हुआ, आप सभी का हुआ होगा। मैं उन सभी वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सटीक वक्तव्य उन्होंने दिया है और उनका भी धन्यवाद इस मंच से बनता है, क्योंकि मैं यहाँ होस्ट के रूप में ही मान लीजिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटा सा एक लाइन और कहता हूँ। हमारी बिटिया समीक्षा आर्य बैठी हैं। समीक्षा बिटिया ने बहुत अच्छा बोला। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे पहले भी मिली थी, वहाँ पर उनको सुनने का मौका मिलता है। ये प्रेरणा है, ये बच्चे, और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज उनका भी जन्मदिन है कि नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा, आप बता रहे हैं। तो मैं आप सबकी ओर से उनके जन्मदिन पे इतने अच्छी बच्ची को, बेटी को, मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और समय कम है, बस इतना ही बात कहता हूँ। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आगे आने वाला कल। सचमुच आप बहुत आगे जाएंगे और कुछ आशीर्वाद यहाँ हम सब ने दिया है, वो जरूर समेट के आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। मुझे अजय जी ने कहा है कि आप सामाजिक उन्नति में सत्ता का योगदान विषय पर अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। तो मैं भटकना नहीं चाहता, कुछ बातें जरूर कहूँगा। हमने या समाज ने, या समाज के सिरमौर जो लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से कुछ सपने बुने हैं। कुछ तो सोचा है, कुछ सपने बुने हैं हमने समाज के लिए, और हमने कुछ लक्ष्य चुने हैं। जो लक्ष्य चुने हैं वो नई पीढ़ी के लिए चुने हैं। हम यहाँ बैठे किसके लिए हैं? अपने समाज के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। तो जो हमने सपने बुने समाज के लिए और कुछ लक्ष्य चुने हैं अपने युवाओं के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, और उन सभी के ये कारण है कि हम बैठ के उनका चिंतन मनन और
ये सब कार्यशाला और प्रशिक्षण कर रहे हैं। सपना क्या है? सपना है सामाजिक उन्नति, सामाजिक विकास और हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी। यही सपना है, हमारा सामाजिक विकास हो, हमारी सामाजिक उन्नति हो, हमारे बच्चों का आगे वाली पीढ़ी का भविष्य कहीं दब ना जाए, इसलिए हर जगह हमारी भागीदारी हो। और लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को, अपने नेतृत्व को उस लक्ष्य तक पहुंचाना, ये हमारा सपना है। जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए हम बैठे हैं, वहां तक हम पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंचे। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उन्नति का सवाल है, तो वो सक्रिय रूप से जब तक हम भागीदार नहीं बनेंगे, कोई उन्नति नहीं होने वाली। और वो उन्नति तभी संभव है जब हम सत्ता में भागीदार होंगे। हम कहीं गोल गोल घूम लें, फिर उस चक्रव्यूह में जाएंगे, लेकिन जब हम सत्ता में भागीदार होंगे तो हर तरह की उन्नति में भागीदार होंगे। मैं इतना कहूँगा कि ये कर्म भूमि है हमारी। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम हमें को करना है। संकल्प तो लेना होगा, कोशिश तो करनी होगी। तो इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम हमें को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें को भरना है। कोशिश हमें को करनी है, हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हुई थी। उन्होंने, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान को, उन्होंने हमें संविधान दिया और संविधान ने हमको लोकतंत्र दिया। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं या हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ कहिए तो मीडिया। इन चारों स्तंभ पे आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना है। हमें न्यायपालिका भी चाहिए, हमें कार्यपालिका में भी अब चाहिए अपने बच्चे, हमें जुडिशरी विधायिका में भी चाहिए और हमें मीडिया में भी चाहिए। हम सशक्त कब होंगे? हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। अगर हमको आगे चलना है तो दोनों पैर ठीक होने चाहिए और दोनों हाथ ठीक होने चाहिए। तो हमको सोचना है और उस सोच का एक परिणाम है कि हमको शिक्षा में भी आगे बढ़ना है। अगर हमको न्यायपालिका में जाना है तो लीगल हमको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अभी एडवोकेट साहब बता रहे थे, पहले भी एडवोकेट साहब बता रहे थे, हमको अगर लॉ या उससे आगे की डिग्री, जो पीजी डिग्रीज होती हैं, एलएलएम सब करना है और हम जुडिशरी में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे साथ अगर हमारे लोग होंगे तो शायद कोई अगर वहाँ जाते हैं तो हमको अन्याय से बच जाएंगे। हम अन्याय से तभी बचेंगे जब लोग हमारी भावनाओं को समझेंगे और वो लोग जब जुडिशरी में होंगे तो हम अन्याय को, हम न्याय पालेंगे। हम फैसला नहीं पाएंगे, न्याय पालेंगे, जैसे वकील साहब पाएंगे। और न्याय पाने के लिए अपने बच्चों को न्याय में भेजना पड़ेगा, हमको वो डिग्रियां देनी पड़ेगी और उनको इस योग्य बनाना पड़ेगा कि हम उनको जुडिशरी में भेजें। हम कार्यपालिका में हमको आईएएस, आईपीएस, आरईएस जिसकी बात हो रही थी, बहुत से बच्चे जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और हमारे समाज में भी ऐसे नहीं है प्रतिभाओं की कमी है। सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूं या उस समाज की बात कर रहा हूं जिसकी आज बातें यहां हुई हैं। हमने 4 प्रोग्राम किए। गुजर महासभा का बागपत का अध्यक्ष होने के नाते बैठे तेजपाल जी और शिवराज जी, हमने प्रतिभाशाली बच्चों के प्रोग्राम किए, हाई स्कूल से लेके और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक। हमने 75 वालों के किए पहले और उसमें से जो क्रीम निकली हमने 90
या अबव बच्चों के लिए, और वहाँ लाइन लग गई। हम मेडल पहनाते पहनाते हम लोगों की लाइन लगाते लगाते हार गए, लेकिन हमारे बच्चे कम नहीं हुए, ये खुशी की बात है। अगर हम उन बच्चों को सही दिशा दे दें जो 75%, 80%, 90% या उससे ऊपर हैं, तो वो हमारी जुडिशरी का भी गैप भर देंगे, हमारी कार्यपालिका का भी गैप भर देंगे, हमारी विधायिका में भी अगर वो जाएंगे एमएलए, एमपी या राज्यसभा या लोकसभा में, तो उस गैप को भी भर देंगे, क्योंकि वो विवेकशील होंगे, वो बुद्धिमान होंगे और मीडिया में जाएंगे तो सही खबरें प्लांट करेंगे और हमारी हिस्ट्री भी लिख देंगे। तो हमको इन चारों पे काम करना है। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में रहा हूं इसलिए थोड़ी सी बात इस पे कर रहा हूं, फिर भी छोटा कर रहा हूं, मुझे 2-4 मिनट और देंगे आप। मैं बात कर रहा हूं कि हम भागीदारी हमको क्यों चाहिए। शासन और सत्ता से वंचित समाज और इसमें शामिल समाज के लाभों की तुलना कर लें। आज आप सोच लीजिए कि जो शासन और सत्ता में नहीं है वो समाज कहां है, और तुलना करें जो शासन और सत्ता में है वो समाज कहां है, उनके बच्चे कहां हैं। सोचना तो पड़ेगा। जब आप सोचेंगे तो चिंतन में आएगा, और चिंतन में आएगा तो रास्ते निकलेंगे, और रास्ते निकलेंगे तो हम उस पर चलेंगे। अभी तो जागे हो, चलना भी सीखना है। तो आगे बढ़ने के लिए आप तुलना करें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हिस्सेदारी, समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रहन सहन और क्षमता देखें उस समाज की जो हिस्सेदार समाज है, और पूरे देश का बजट या प्रदेश का बजट कहाँ खर्च होता है यह तो सरकार तय करती है, लेकिन जो उस क्षेत्र में बैठे कार्यपालिका के लोग हैं, अगर वो जिस समाज के हैं तो समाज इस हिस्सेदारी से वंचित नहीं रहता, भले ही सत्ता में दूसरे लोग बैठे हों। इसलिए नींव को भी मजबूत करना है और शीर्ष को भी मजबूत करना है। तो दोनों तरफ हमको सोच के चलना है। हम अभी बताया, भाई साहब ने, कुशवाहा जी ने, आपने बताया कि 22 लोगों के पास, 70 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है वो देश के केवल 22 लोगों के पास है। कितनी बड़ी विडंबना है और कितना बड़ा गैप है। उनकी संपत्ति बढ़ रही है और 70 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। आज जो शराब बनाता है, जो फैक्ट्रियां बनाती है, वो अरबपति है। जो पान मसाला कंपनी बनाती है वो खरबपति है। जो सिगरेट बनाती है कंपनी, उसका भी कोई धन का और छोर नहीं है। और जो मोबाइल बनाती है, पता नहीं कितने उसके पास पैसे हैं। जो शैम्पू बनाने वाले हैं उनको देख लीजिए कि कितने अरबपति और खरबपति हैं। लेकिन जो अन्न पैदा करता है, जो पेट भरता है, जरा सोच लीजिए, वो गरीब का गरीब है, और आज से नहीं पहले से गरीब है। तो किसान का दर्द समझना पड़ेगा, मजदूर का दर्द समझना पड़ेगा। जो मोची हम लोगों के जूते बनाता है या रिपेयर करता है, उसके पैर में जूते नहीं हैं। जो हमारे मकान बनाता है उसको रहने के लिए मकान नहीं है। और जो हम लोगों के यहाँ या बड़े लोगों के यहाँ खाना बनाता है, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाता है, उसके पेट में भोजन नहीं है। और जो हम लोगों का हर तरह से सारा काम करता है, उसको शाम को जाने के लिए कोई पानी देने वाला नहीं है। ये विषमता है और विडंबना है। तो इस विषमता और विडंबना को अपनी सोच में भारतीय वीर दल को लाना पड़ेगा। अगर किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक या वो समाज जिसकी हम 80% की 90% की बात करते हैं, उनको साथ जोड़ना है
तो इन समस्याओं को भी समझना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे कि चौधरी कहने में क्या जा रहा है, क्यों कहते हो? उनको पास बैठाओ, उनका दर्द समझो। उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो कोशिश करो चप्पल हो जाए। हमने एक कोशिश की थी, मैं एक छोटा सा साझा करना चाहता हूं। हमने एक गांधी बाजार लगाया यूनिवर्सिटी में, हमारी सोच से, मेरी सोच थी, और उसको लागू करवाया कार्य परिषद से पास करके। गांधी बाजार, उसमें हमने एनएसएस के बच्चों को लगाया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जो बच्चे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी थी, उन बच्चों ने उन जो बड़े बड़े घर हैं, उनका जो बेकार फेंका हुआ सामान है, बेकार के जो कपड़े हैं, उनको इकट्ठा किया, उनको साफ किया। ऐसे लोग जो बड़े किसान हैं, वहां पर जो लैंडलॉर्ड हैं, किसी से आलू लिया, किसी से गेहूं लिया, किसी से कुछ और लिया, और जो कुछ दे सकते थे उससे ऐसे सस्ते कपड़े लिए, खरीदे, और हर महीने एक बाजार लगाया, और उसमें उन वंचित और शोषितों को बुलाया टोकन देके कि आप आइए, लेकिन सम्मान के साथ आइए। आपका ये टोकन है, जो ये टोकन लेके आएगा उसको हर दो सामान या हर 2 जींस आपको सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी। वो जो बच्चे हमारे एनएसएस के थे, हम वहां रहते थे, वो बाजार हजारों की भीड़ में चलता था, और जो हमारा सामान था 3 घंटे में चला जाता था 5 रुपए में। और 5 रुपए की जो धनराशि थी, वो हमने एक कोष बनाया कि उस धनराशि को एक जमा करो, और उससे उन्हीं वंचितों, उन्हीं दलितों, या जो हमारे ऐसे रोगी हैं जैसे टीबी हैं, उन लोगों को अगर कोई एड नहीं मिलती है तो उनसे उनका इलाज करवाओ। ये हमने वहां चलाई योजना, और उससे हमारे पास लाखों परिवार जुड़ गए। वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां एडमिशन कम होते थे हाउसफुल हो गए, जहां लोग देखने नहीं आते थे वहां आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा ये समाज, हमारे समाज के लोग, या हमारा दल, या हमारे दल की मातृ संस्था, या हम लोग जिसमें मैं भी शामिल हूं, कुछ ऐसा भी सोचें। हम पथिक बाजार लगा दें, हम कोई और अंबेडकर बाजार लगा दें, हम गांधी बाजार लगा दें, हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं जिससे हम लोग उन लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। जिसको आपने 5 रुपए में कोई चीज दी और वो उससे खुश होकर अपना जाड़ा काट लेता है, तो जब उसके पास जाओगे और एक गिलास पानी पियोगे तो आपका फोल्डर लेने में उसको खुशी होगी, नाराजगी नहीं होगी। मैं एक आध बात और कहूंगा कि आप किसी भी सरकार को ले लीजिए, जिले में भी सरकार होती है, जिला पंचायत, आपके जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, आपके ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, सब होते हैं। कौन होते हैं, किसके होते हैं? अगर आपकी सत्ता है तो आपके होंगे, नहीं है तो शायद वही होंगे जो सक्षम है। अगर आपको जिले में बनानी है, अगर आपको प्रदेश में बनानी है, अगर आपको देश में बनानी है, अगर सबको करना है तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है। हम राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करते हैं, उनका तो चुनाव नहीं होता। विधान परिषद में जो मनोनीत होते हैं उनका चुनाव नहीं होता। कुलपति जी बनते हैं, वोट से तो नहीं बनते। जो चेयरमैन होते आयोग के वो तो वोट से नहीं बनते। जिसको जो लाभ देना होता है वो कौन दे देता है? जिसकी सत्ता होती है। अगर सत्ता है तो आप
ना होते हुए भी होते हुए दिख जाएंगे, इसलिए सत्ता जरूरी है। तो आगे बढ़ने के लिए सत्ता क्या कर सकती है? मैं ये कहूं कि क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आप जिले से लेके, प्रदेश से लेके देश तक जो करना चाहें सत्ता के द्वारा हो सकता है। अगर आप सत्ता में हैं तो आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता। पूरे देश का बजट है और लाखों लाखों करोड़ों और अरबों का बचत है। मैं यहाँ इतना ही कहूँगा कि हमारे अंबेडकर जी ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है, और वो है वोट का अधिकार। सरकार कौन बनाता है? मतदाता। सरकार बनाता है मतदाता। सरकार सबसे महान, लेकिन मतदाता है सरकार का भी भगवान। तो सरकार का भगवान मतदाता है, जब तक उसका मत नहीं होता, इसलिए मत के महत्व को समझना पड़ेगा। बस बात लास्ट में यही कहूँगा कि वीरदल मैदान में है। उद्देश्य है सभी शोषित वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आपकी आवाज है तो वो एक विकल्प है भारतीय वीरदल। इसकी सफलता आपके साथ, आपके हाथ। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब होश ना हो ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना कद आसमान का। तो अगर हौसला है तो फिर ऊपर मत देखो, आगे बढ़ो। मैं इसी के साथ आप आ गए, आपके सम्मान में अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। आप आए और आपके स्वागत, अभिनंदन और आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।